Hello everyone, welcome to our channel, The Legal Amigos. So for today, we will start with our new chapter that is of part 14, that is chapter 2, the Union Public Service Commission, that is UPSC. Yes, UPSC. From Article 315 to 323 deals with it. Okay, so basically UPSC होता क्या है? UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, जो जिसका सेंटर जो एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो सेंटर के पास सेंटर जो है, इससे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं वो सब इसी एग्जामिनेशन के थ्रू ही और इसी प्रोसेस के थ्रू ही सेलेक्ट किए जाते हैं और सेंटर के पास इसकी पावर होती है। सेंटर के पास इसकी पावर मतलब यूपीएससी इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट कुछ कुछ जो पावर्स होती है जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स के थ्रू सेलेक्ट तो हो जाते हैं, बट उसके बाद जो ट्रेनिंग होगी और जो बाकी का प्रोसेस होता है वो सेंटर करवाता है, ठीक है। तो इसमें यूपीएससी जो है उसे ऑल इंडिया सर्विसेज भी बोला जाता है। यूपीएससी के अंदर बेसिकली थ्री टाइप का होता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रहता है, इसमें पुलिस सर्विसेज रहती है और इसमें फॉरेस्ट सर्विसेज रहती है, ठीक है। यूपीएससी को ऑल इंडिया सर्विसेज बोला जाता है। यूपीएससी सबसे बड़ा एक मतलब ऑल पूरा सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन होता है और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं। वो हर पर्टिकुलर स्टेट से डिपेंड करते हैं कि अगर राजस्थान का है तो वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कमीशन होगा, वो मध्य प्रदेश का है तो वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो वो सब डिपेंड करता है। अब इसके हम पढ़ते हैं कंपोजिशन, इसमें क्या कंपोजिशन है, इसके फंक्शंस क्या है यूपीएससी के, इसका रिमूवल क्या है यूपीएससी का, और भी बहुत सारी चीजें कंटिन्यूसली हम पढ़ते हैं। तो कंपोजिशन की बात करते हैं अगर हम यूपीएससी की, तो यूपीएससी के अंदर एक चेयरमैन होते हैं और बाकी एक चेयरमैन होते हैं और बाकी सारे मेंबर्स होते हैं जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। यूपीएससी के अंदर यूजुअली तो जो कमीशन होता है वो 9 to 11 मेंबर्स का होता है जिसको इंक्लूड करते हैं चेयरमैन भी, ठीक है। For the no qualification are prescribed for the commission membership except then 1.5 of the member of the commission should be such person who have heard। इसमें से कोई बेसिकली क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए रहती है, बट जो 1.5 मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करे हुए होने चाहिए, 10 years तक का एटलीस्ट उनका काम वर्किंग होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर। और जो चेयरमैन और मेंबर्स जो होते हैं इसके अंदर उनका टर्म जो होता है वो 6 years का होता है, या तो उनकी जब एज हो जाती है 65 years, जो भी पहले हो, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। हाउएवर दे कैन, हाँ, और वो किसी भी टाइम अपना ऑफिस जो है, अगर कोई इमरजेंसी आ रही है और उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ रहा है तो वो कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, बट उनको पहले ये बात प्रेसिडेंट को बतानी पड़ती है। और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं नए मेंबर को। और या अगर सपोज करो जैसे किसी चेयरमैन ने उन्होंने अगर उन्होंने रिजाइन कर लिया तो जो मेंबर होगा ना वो किसी एक मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं जो एक्टिंग चेयरमैन के लिए एक्टिंग चेयरमैन होगा उस टाइम के लिए। When the office of chairman falls vacant, और कभी चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट हो जाता है तो चेयरमैन इज अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन ड्यू टू द एब्सेंस और सम अदर रीजन, तभी एक्टिंग जो मेंबर होगा उनको एक्टिंग चेयरमैन बनाया जाएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, 2 मिनट ही लगेंगे लाइक करने में, और हमारे जो चैनल के सब्सक्राइब बटन है उसके पास में बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जो भी हम नया वीडियो डालेंगे तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब रिमूवल कैसे होता है यूपीएससी का? अब रिमूव कौन कर सकता है? रिमूव भी प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं यूपीएससी के चेयरमैन और किसी भी मेंबर को। किस किस बेसिस पर रिमूव कर सकते हैं? या तो अगर वो इन्वॉल्वमेंट हो गए, मतलब वो बैंकरप्ट हो गए, या तो अगर किसी और एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड है, इंडल्ज्ड है उनके इस टर्म ऑफ ऑफिस के अंदर और कोई बाहर की ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं तब, या तो प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लग रहा है कि वो मेंबर या वो चेयरमैन जो है वो अनफिट है ये जॉब को कंटिन्यू करने के लिए
किसी भी या तो बॉडी के रीजन या किसी भी माइंड के रीजन, कुछ भी हेल्थ इशू की वजह से, तो वो उनको उस टाइम पे हटा सकता है। अब प्रेसिडेंट जो है वो उनको क्या कहते हैं, उनके मिसबिहेवियर के बेसिस पे भी हटा सकता है। हाउएवर इन द केस, प्रेसिडेंट जो है ये मैटर जो है ये पहले सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे इंक्वायरी करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा इस मैटर पे और फिर बताएगा, और क्या कहते हैं इसके रीजंस देखेगा, कॉजेस देखेगा रिमूवल के, और फिर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि उसे चेयरमैन के को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। The advice tendered by the Supreme Court in this regard is binding on the President। और इस रिगार्ड में जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग रखती है, वो प्रेसिडेंट को फॉलो करनी होती है। और ड्यूरिंग इस कोर्स के टाइम पे जो ये कोर्स है इंक्वायरी का, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, बाय द सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द चेयरमैन और द मेंबर। हाँ, अगर ये जो इंक्वायरी का पीरियड चल रहा है उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है ना, वो चेयरमैन और मेंबर को है ना सस्पेंड भी कर सकती है। रिमूव नहीं होंगे, सस्पेंड हो जाएंगे उस टाइम तक के लिए। फिर जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है वो फॉलो किया जाएगा। अब चलते हैं कि हाँ, मिसबिहेवियर क्या होता है, मिसबिहेवियर किस टर्म में, क्या कैसा टाइप का मिसबिहेवियर। तो चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द यूपीएससी इज डीम्ड टू बी गिल्टी और मिसबिहेवियर इफ ही is concerned or interested in any contract or agreement made by the government of India or the government of state। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने बनाया है और या एग्रीमेंट, और उसके अंदर वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हाँ या हमें ऐसा करना, हम कर सकते हैं ऐसा, या वो कुछ भी अगर उनको इच्छा हो रही है वो चीज करने की, तब या participates in any way in the profit of such contract, या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो काम, वो उस चीज में इन्वॉल्व है, या कोई भी उन्हें बेनिफिट मिल रहा है उस चीज में, तो ये होता है मिसबिहेवियर के बेस, इस चीज में गिल्टी माना जाता है उन्हें मिसबिहेवियर के लिए। अब चलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ यूपीएससी की। यूपीएससी किस वे में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और क्या क्या इंडिपेंडेंस है यूपीएससी की। तो चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं यूपीएससी के कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस। ये जो है चेयरमैन और मेंबर्स, इनको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, ओनली ऑन द मैटर ऑफ द ग्राउंड्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैटर और ग्राउंड्स अभी हमने पढ़े थे। और ये जो इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो इनका टेन्योर उस चीज ये एंजॉय करते हैं, जो इनकी सिक्योरिटी रहती है टेन्योर की, ऐसे ही नहीं हट सकते। इनका 60 ईयर का टाइम पीरियड होता है, तब तक इन्हें कोई नहीं हटा सकता। और ये जब भी रिमूव होते हैं जब ये, जो हमने अभी चीजें पढ़ी थी, जो हमने ग्राउंड्स पढ़े थे, अगर वो इन चीज में इंडल्ज है या इन्वॉल्व है। और जो कंडीशन होती है सर्विस की चेयरमैन और मेंबर की, वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। एंड कैन नॉट बी वेरी टू दिस कंडीशन फॉर आफ्टर इज अपॉइंटमेंट। जो भी कंडीशंस वगैरह होती है वो सब प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। और जितना भी इंटायर एक्सपेंस होता है, जैसे इनकी सैलरी, अलाउंस, पेंशन, जो भी चेयरमैन का और मेंबर का होता है, वो सारा का सारा कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। कंसोलिडेटेड फंड से ही उनका जितना भी सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन वगैरह होता है वो सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती इसमें। और जो चेयरमैन है यूपीएससी के इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। और जो यूपीएससी के चेयरमैन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बाद में, और उस टाइम के पीरियड जब तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर रहे हैं उस टाइम तक वो कोई भी काम नहीं कर सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या स्टेट के लिए। और जो मेंबर है वो जो है इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन। वो चेयरमैन के लिए खड़े हो सकते हैं, या तो वो यूपीएससी के चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, या तो वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए खड़े हो सकते हैं। बट उसके अलावा वो भी कोई और एम्प्लॉयमेंट में पार्ट नहीं ले सकते। द चेयरमैन ऑफ द मेंबर और अ मेंबर और यूपीएससी is after having completed his first term not eligible for reappointment of that office, not eligible for the second term। अगर जैसे कोई चेयरमैन, अभी जो सपोज चेयरमैन है यूपीएससी के, वो अब नेक्स्ट 6 years बाद क्या कहते हैं वापस से अपनी उसके लिए खड़े होंगे, तो उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उनको नहीं, वो अपॉइंट नहीं कर सकते उस टाइम उनको अपन। जैसे अभी करंटली प्रदीप कुमार जोशी वो है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अब जो वो हैं उनका जब 6 years का टेन्योर खत्म होगा, तो वापस से वो उस चीज के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते उन्हें, वो वापस से उस चीज के लिए खड़े नहीं हो सकते इलेक्शन, जैसे भी ये प्रेसिडेंट उन्हें वापस से सेलेक्ट नहीं कर सकता। और जो
सपोज जो भी मेंबर है अभी करंटली मेंबर्स जो होंगे वो भी मेंबर की पोस्ट के लिए वापस से अपॉइंट नहीं कर सकते, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, वो चेयरमैन की पोस्ट के लिए खड़े हो सकते हैं और प्रेसिडेंट उन्हें उस चीज के लिए सेलेक्ट कर सकता है, रीअपॉइंटमेंट उस टाइम कर सकते हैं वो, बट मेंबर नहीं बन सकते वो वापस। फंक्शंस फंक्शंस क्या होते हैं यूपीएससी के? यूपीएससी का मेन वर्क क्या होता है, यूपीएससी क्या क्या करता है वो पढ़ते हैं। यूपीएससी मेनली तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है फॉर द अपॉइंटमेंट टू द ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज ऑफ अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है जो ऑल इंडिया सर्विसेज का होता है, जो सेंट्रल लेवल पे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो सब यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इट assigns the states, if requested, two or more states do so in framing and opening schemes of joint recruitment for any service for which candidate possessing special qualification are required. हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेकंड पॉइंट की, जिसमें बताया गया था। हाँ, अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स चाहें कि जॉइंट रिक्रूटमेंट कर लें वो किसी भी सर्विस के लिए, और जो कैंडिडेट्स है वो स्पेशल क्वालिफिकेशन पॉजेस कर रहे हो, तो वो उनको पहले वो ऐसा कर सकते हैं। उनको पहले असिस्टेंस लेनी पड़ती है यूपीएससी से, यूपीएससी मतलब उनके लिए ये करती है। और यूपीएससी जो है वो किसी भी एक स्टेट का एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है अगर वो स्टेट चाहता है कि वो यूपीएससी कंडक्ट कराए उस एग्जाम को। और तो उस टाइम पे यूपीएससी को पहले तो गवर्नर की परमिशन चाहिए रहेगी, वो पहले गवर्नर को रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए रहेगा। यूपीएससी जो है वो कंसल्ट भी करता है कुछ मैटर्स में, जितने भी मैटर्स रिक्रूटमेंट से रिलेटेड रहते हैं जो सिविल सर्विसेज और सिविल पोस्ट के लिए होते हैं, उस मैटर में यूपीएससी से पहले कंसल्ट किया जाता है। और जितने भी प्रमोशंस ट्रांसफर्स एक सर्विस के दूसरे सर्विस में होते हैं, या क्या कहते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं अपॉइंटमेंट बनाने के लिए वो सब पहले यूपीएससी से पहले कंसल्ट किए जाते हैं। ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स, यहाँ पे डिसिप्लिनरी मैटर्स का मतलब है कि अगर जैसे कोई सिविल सर्वेंट है और अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है तो यूपीएससी जो है वो उसे बताते हैं, समझाते हैं इस चीज में, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम को अफेक्ट कर रहा है तो जो पहले यूपीएससी है वो उन्हें समझाते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम ऐसा बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कोई मतलब अगर जो गवर्नमेंट है उस यूपीएससी को कंसल्ट करने के लिए भूल गई या यूपीएससी को उन्होंने किसी मैटर में कंसल्ट नहीं किया, तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट या सिविल सर्वेंट जो है वो जाके कोर्ट में ये नहीं अपील कर सकता, ये मतलब यहाँ पे उनके पास कोई रेमेडी नहीं होती कि वो ऐसे नहीं बोल सकता है कि गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू कंसल्ट यूपीएससी। सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट इसमें जजमेंट दिया था कि यहाँ पे जो ये प्रोविजन है कि यूपीएससी गवर्नमेंट को कंसल्ट करना ही पड़ेगा यूपीएससी का, ये डायरेक्टिव है, ना कि ये मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी नहीं है, गवर्नमेंट चाहे तो यूपीएससी को कंसल्ट कर सकती है, और अगर नहीं चाहते हैं किसी मैटर में तो वो मैंडेटरी नहीं है। और जो एडिशनल फंक्शंस हैं रिलेटेड टू सर्विसेज of the union can be और जितने भी एडिशनल फंक्शंस सर्विस से रिलेटेड है जो भी यूपीएससी से, वो पार्लियामेंट भी कन्फ्रंट कर सकती है, मतलब पार्लियामेंट भी इस पे बता सकती है चीजें। जो यूपीएससी है उसको यूपीएससी के जो भी चेयरमैन, हाँ मेंबर्स और चेयरमैन होते हैं, उन्हें रिपोर्ट एक एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ती है उनकी परफॉर्मेंस का, जो उन्हें प्रेसिडेंट को देनी पड़ती है। और वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउस पार्लियामेंट के जो है वहाँ पे प्लेस करता है, और वहाँ पे मेमोरेंडम भी बनता है उन केसेस पे जिसके पे यूपीएससी ने एडवाइस ली थी बट वो एक्सेप्ट नहीं हुई, और वो रीजन भी बताया जाता है कि उन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। All such cases of non-acceptance must be approved by the appointment committee of the union cabinet। और वो सारे जितने भी केसेस है जो नॉन एक्सेप्टेड है वो सारे के सारे यूनियन कैबिनेट जो है वो पहले अप्रूव करें। और जो और अगर वो कोई केसेस अगर अप्रूव नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है उनके पास पावर नहीं होती केसेस को रिजेक्ट करने के लिए, अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो पूरे पार्लियामेंट को भी फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा।
तो ये जो यूपीएससी की जो पावर है ना यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक कोई इंडिविजुअल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट नहीं रिजेक्ट कर सकता। अगर वो रिजेक्ट करना चाहते भी है तो पार्लियामेंट को भी उसी टाइम रिजेक्ट करना पड़ेगी वो चीज। तो ये थे फंक्शन यूपीएससी के, जो सच्ची में वास्ट होते हैं और पावरफुल भी होते हैं। यूपीएससी के अब लिमिटेशंस कहाँ पे आते हैं। यूपीएससी जो है ये कुछ तीन ये जो मैटर्स है इसमें कंसल्ट नहीं करता। पहला कि ये जो रिजर्वेशन है अपॉइंटमेंट और पोस्ट का, ये while making reservation of appointments or post in favor of any backward classes of citizen, इधर जो रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट जो है बैकवर्ड क्लासेस का वो इतना ज्यादा फेवर में नहीं गया था यूपीएससी में। while taking into consideration the claims of scheduled caste and scheduled tribes in making appointment of services and position post, और जो अगर जो कंसिडरेशन जब ना क्या कहते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह में सर्विसेज के पोस्ट वगैरह में उनका ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखा गया। ये जो मैटर्स है ना इस पे गवर्नमेंट जो है ना वो यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करती है। एक तो रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया, जो भी बैकवर्ड क्लासेस का होता है इस पे कोई कंसल्ट नहीं करती गवर्नमेंट इनसे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जितना भी अपॉइंटमेंट होता है सर्विसेज और पोस्ट का, इस पे भी गवर्नमेंट जो है वो कंसल्ट नहीं करती यूपीएससी से। और जो सिलेक्शनशिप हो गई क्या कहते हैं चेयरमैन की और मेंबरशिप ऑफ कमीशन और ट्राइब्यूनल्स की जो हो गई, उस पर भी गवर्नमेंट कंसल्ट नहीं करती। और पोस्ट ऑफ द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर आना ब्लैंक एंड एंड ए ब्लैंक ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सर्विसेज, ग्रुप सी ग्रुप डी सर्विसेज के बारे में भी कंसल्ट नहीं करती। और जो चेयरमैन मेंबर्स हो गए कमीशन और ट्राइब्यूनल इनके बारे में भी कंसल्ट नहीं करती है। और जितने भी हाईएस्ट डिप्लोमेटिक पोस्ट जो होती है उसके बारे में भी ये कंसल्ट नहीं करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करती है। तो ये तीन मैटर्स हैं और यहाँ पे जो है हमारा आज का वीडियो खत्म होता है यूपीएससी के बारे में। जितना भी सब कुछ इम्पोर्टेंट था वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है। और हमारा अभी नया कोर्स आ रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन बैच 2 का कोर्स है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और आप जल्दी से जाके अगर आपको कोर्स के लिए रजिस्टर करना है तो आप जल्दी से जाके करिए, क्योंकि इसमें लिमिटेड स्लॉट्स हैं। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ तो आप लिंक से जाके फर्दर डिटेल्स भी मतलब उस लिंक पे क्लिक करके आपको और डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएगी। आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा वहाँ पे। और अगर आपको हमारे डेमो भी देखना है हम कैसे पढ़ा रहे हैं हम कैसा कर रहे हैं, तो हम आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं अभी तक के जितने भी डाले हुए हैं। और हमारे नोट्स वेबसाइट पे डले हुए हैं, तो वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच for watching this video. Do like, comment, share and subscribe to our channel. Thank you.